ओके, सो दिस इज द डाउट क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने गैसियस स्टेट कंप्लीट किया था। गैसियस स्टेट में हम लोगों ने वान डेर वाल इक्वेशन के एप्लीकेशन देखे थे, प्लस बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो आज के डाउट्स आपके, किसी ने क्वेश्चन पूछा है व्हाई एट हाई प्रेशर गैसेस डिविएट्स फ्रॉम बॉयल्स लॉ। हाई प्रेशर पर जब कोई गैस रहती है तो कंटेनर का वॉल्यूम कम रहता है, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल नहीं रह जाएगा, और इसलिए वो पॉस्टुलेट गलत हो जाएगा कि मॉलिक्यूल जीरो साइज के होते हैं। यही गैस अगर लो प्रेशर पर रहती और कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा रहता तो हम कह सकते थे कि ये निग्लिजिबल है, इट इज फेयर इनफ। बड़े वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गैस के मॉलिक्यूल का साइज जीरो हो सकता है, छोटे वॉल्यूम में वो जीरो के करस्पॉन्डिंग नहीं रहेगा। फिर किसी ने पूछा है इफ z इज लेस देन 1 है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे डोमिनेंट रहेंगे। z की जो टर्म है, अगर एक गैस रियल गैस है तो हम उसके लिए लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू Z nRT। अंडर द सेम कंडीशन अगर वही गैस आइडियल होती तो हम लिख पाते P आइडियल V इज इक्वल्स टू Z nRT, लेकिन आइडियल होती तो Z1 होता। तो अगर हम एक ही गैस के लिए दोनों बिहेवियर की इक्वेशन लिखें, ये एक गैस के रियल बिहेवियर की इक्वेशन है, यही उस गैस के आइडियल बिहेवियर की इक्वेशन है, तो हम देखेंगे कि Z जो आता है वो आता है रियल प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन आइडियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो Z रियल प्रेशर और आइडियल प्रेशर का रेशो है, और Z अगर रियल प्रेशर आइडियल प्रेशर का रेशो है तो अगर एक गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगे तो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे, और जब अट्रैक्शन ज्यादा रहता है तो एक पार्टिकल जब टकराएगा, चूंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है तो वो कम प्रेशर से टकराएगा, तो आपको गैस का रियल प्रेशर उसके आइडियल प्रेशर से कम मिलेगा, और रियल प्रेशर आइडियल प्रेशर से कम मिलेगा मतलब Z लेस देन 1 है। अब उल्टा चले कि Z अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब रियल प्रेशर आइडियल प्रेशर से कम है, और रियल प्रेशर आइडियल प्रेशर से कम कब होगा, जब यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा रहेंगे। इसलिए Z लेस देन 1 होने पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो नम्रता जैन। हाँ जी। सर, वैल्यू ऑफ ए अगर कम होगी तो मेजर ऑफ ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा कि कम होगा। A is a measure of attractive forces among the gas molecule है, मतलब जब A ज्यादा होता है तो गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। अगर गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो उस गैस को लिक्विफाई करना ज्यादा इजी होगा कि टफ होगा। तो ज्यादा इजी होगा। तो ये A मेजर ऑफ ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस भी तो हुआ, तो A ज्यादा होगा तो गैस को लिक्विफाई करना इजी होगा, क्योंकि फिर उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा रहते हैं। ओके सर, थैंक यू। हर्षित चटर्जी। हेलो सर। हाँ जी। सर जैसे किसी O2 गैस है, उसका B कांस्टेंट दिया हुआ है, तो उसका डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे। ऑक्सीजन गैस है, उसका B दिया हुआ है। यस सर। ऑक्सीजन गैस है, उसके लिए B की वैल्यू दे रखी है सपोज सर X आप बस हाँ मीटर क्यूब पर मोल, तो B क्या होता है 4 × 4/3 पाई R³ इंटू N0।
तो क्या तुम Yes, इससे sir. आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते? ये ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल का रेडियस आएगा, तो डायमीटर क्या होता है 2r। Okay, sir. और कुछ? फिर किसी ने पूछा है व्हाट इज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स। गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो कंटेनर में गैस और लिक्विड के बीच की एक स्टेट आती है क्या, जिसको हम गैस लिक्विड कह सकते हैं। हमने ये देखा था कि इन ग्राफ को अगर हम देखें तो गैस जब लिक्विफाई होती है तो ये ग्राफ का जो फ्लैट रीजन है, इन ग्राफ्स का जो ये फ्लैट रीजन है, ये इस तरफ सिर्फ गैस है, क्योंकि ये ग्राफ पीवी ग्राफ बॉयल्स लॉ जैसे है। इस तरफ ये कर्व एकदम सीधी खड़ी हो गई है, मतलब इस तरफ ये सिर्फ लिक्विड है। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब आप लिक्विड पे प्रेशर बहुत हाई लगाएंगे अब जाके हल्का सा वॉल्यूम उनका चेंज होगा, ये प्रॉपर्टी लिक्विड की है। तो इधर लिक्विड है, ये गैस की प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, जब वो गैस लिक्विड बन रही थी, मतलब यहाँ पर गैस लिक्विड स्टेट है, यहाँ सिर्फ गैस है, यहाँ सिर्फ लिक्विड है। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ इस प्रकार से शिफ्ट होते जाते हैं हायर टेम्परेचर पर। और इससे हमको क्या लगता है कि जब हम गैस से लिक्विड बनाएंगे, जब हम गैस से लिक्विड बनाएंगे तो एक गैस लिक्विड स्टेट बीच में आएगी। हम यह देख रहे हैं कि गैस से लिक्विड जाने में ये गैस लिक्विड स्टेट आ रही है, बीच वाली ये रीजन जिसके इस तरफ सिर्फ गैस है, इस तरफ सिर्फ लिक्विड है। तो बीच में गैस लिक्विड रीजन आया। तो स्टेट क्या है हमारे पास में, गैस। गैस से क्या आएगा, गैस लिक्विड। गैस लिक्विड से क्या आएगा, लिक्विड। तो ऐसा लग रहा है कि ये गैस लिक्विड एक नई स्टेट है और ये सेपरेट कर रही है किसको, गैस को और लिक्विड को। गैस लिक्विड स्टेट सेपरेट कर रही है। लेकिन हम पहले एक गैस को टेम्परेचर राइज करके उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा पे ले जाएं, ये उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, उससे ज्यादा पे ले गए तो वो अभी भी गैस है। गैस को फिर हम कंप्रेस करके, चूंकि गैस क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा पर है, तो वो कितना ही कंप्रेस क्यों ना कर दो, वो गैस ही रहेगी। यहाँ आ गए, अब उसको ठंडा कर दो तो यहाँ आ जाओगे। मतलब इस रास्ते से आप गैस से सीधे लिक्विड पे चले गए, इस स्टेट को आपने बाईपास कर दिया। मतलब ये दोनों स्टेट कंटिन्यूअस स्टेट थी। इसको लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स कहते हैं। इस फॉर्मूला में Z कैसे आ जाता है, PV इक्वल्स टू nRT में। किसी गैस के लिए PV का nRT के बराबर होना आइडियल बिहेवियर है। PV अगर nRT के बराबर है तो PV और nRT का रेशो 1 है। तो हम इस रेशो को एक नाम दे रहे हैं Z। अगर ये 1 है तो गैस आइडियल है। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे PV इक्वल टू Z nRT। अगर Z हमेशा 1 है तो गैस आइडियल है, Z 1 नहीं है तो गैस आइडियल नहीं है। कल के टेस्ट का पोर्शन क्या है, कल के टेस्ट का पोर्शन गैसियस स्टेट है। अक्षय अग्रवाल, सर एट लो वॉल्यूम पे हम मतलब एट लो प्रेशर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम बी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि बी तो 4 टाइम्स है वॉल्यूम के पार्टिकल्स के वॉल्यूम का। तो सर उसको नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? अरे मेरे भाई, बी 4 टाइम्स है क्या? 4 टाइम्स बहुत बड़ी चीज होती है। डिपेंड करता है किस चीज का। 4 टाइम्स ऑफ आर, गैस के मॉलिक्यूल के रेडियस का। गैस के मॉलिक्यूल का रेडियस इतना कम होता है कि वो पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में चला जाता है।
तो इस वैल्यू का 4 टाइम्स होना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। तो सर हम वो जो वॉल्यूम है वो खाली जगह को भी मतलब मान रहे हैं ना? नहीं ना भाई, बी जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ये गैस के मॉलिक्यूल के रूम से कैलकुलेट किया, ये खाली जगह थोड़ी इन्वॉल्व है इसमें। नहीं सर, वो जो वॉल्यूम है वी। हाँ ये वी तो ये पूरी खाली जगह मिला के सब कुछ वॉल्यूम है, इस कंटेनर की बाउंड्रीज के एनक्लोज्ड अंदर जो स्पेस है वो ये वी वॉल्यूम है। उसके तुलना में ये वॉल्यूम बहुत ही कम रहता है, बल्कि गैस लो प्रेशर पे रहती है तब तो ये 0 ही रहता है। मतलब V माइनस एन बी को हम नियरली इक्वल टू V मान सकते हैं अगर गैस लो प्रेशर पे है, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम है, ये बहुत छोटी टर्म आएगी तब तो। फिर किसी ने पूछा व्हाट इज डायपोल डायपोल फोर्स। मैंने बोला ही था पिछली क्लास में कि मैं इसको अगली चैप्टर में बताऊंगा। फिर अगला, बॉयल्स टेम्परेचर A बाय RB कैसे आया? जब किसी गैस के लिए Z1 से छोटा होता है तो उस गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं, तो Z का 1 से छोटा रहना अट्रैक्टिव फोर्सेस के डोमिनेंट को बताता है। तो ये टर्म Z को 1 से छोटा कर रही है, मतलब ये उन अट्रैक्टिव फोर्सेस की टर्म है। और Z का 1 से बड़ा रहना रिपल्सिव फोर्सेस के डोमिनेंस को बताता है। और Z जब 1 से बड़ा होता है तो वो कितना बड़ा होता है? PB बाय RT। मतलब ये टर्म उन रिपल्सिव फोर्सेस को भी ले रही है। एक गैस में अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स बराबर हो जाए तो Z में 1 से जितना कम होगा Z उतना ही बढ़ भी जाएगा, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1 ही आएगा। तो ऐसा तब होगा जब ये दोनों टर्म बराबर हो जाएगी। तो अगर हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की टर्म इन गैस को रिपल्सिव फोर्सेस की टर्म के इक्वेट कर दें तो गैस रियल होने के बावजूद भी आइडियल बिहेव शो करने लग जाएगी। तब ऐसा जिस टेम्परेचर पे होगा वो बॉयल टेम्परेचर है। तो ये बॉयल टेम्परेचर लिख दिया, RT RT कैंसिल हो गया, A बाय V इक्वल्स टू PB और A अपॉन B इक्वल्स टू PV हो गया। लेकिन चूंकि इस समय पर वो गैस आइडियल बिहेव करने लगी है तो भली वो रियल गैस है, मगर उस 1 मोल गैस के लिए हम PB को लिख सकते हैं RT। तो RTB इक्वल्स टू A अपॉन B, तो TB इक्वल्स टू हो जाएगा A अपॉन RB। ये बॉयल्स टेम्परेचर का एक्सप्रेशन आ गया। Do we cross critical temperature to attain liquid state from gaseous state? नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर से गैस का टेम्परेचर ज्यादा है तो आप उससे लिक्विड नहीं बना सकते। दरअसल क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते ही उस टेम्परेचर को है जिस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर यदि हुआ तो आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे आप उसको कितना कंप्रेस कर दो। फिर अगला क्वेश्चन, किसी गैस का बी प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? बी को प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली करते हैं दूसरे पैरामीटर्स को यूज करके। वीरियल इक्वेशन हम लोग बाद में देखेंगे, उसमें आता है कि बी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। So by measuring some other parameters we can calculate A and B for a gas. वाटर वेपर्स भी गैस होती हैं। वाटर वेपर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस पाए जाते हैं। तो वाटर वेपर्स प्रैक्टिकली गैस की तरह बिहेव नहीं करेंगी, बट किसी क्वेश्चन में आएगा तो हम वाटर वेपर को गैस कंसीडर कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ दैट क्वेश्चन ओनली। फिर अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है, आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, व्हाई? आप खुद ही बताइए कि आइडियल गैस को लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते। एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। कौन बताएगा इसका आंसर? अक्षदा पाठक। सर क्योंकि उसमें कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं रहते हैं। जी, क्योंकि उसमें कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होते हैं।
इसलिए हम आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। Does sublimation process follow law of continuity of state? Because in this process solid changes into gas, directly changes into gas and vice versa. Sublimation process एक अलग process है। एक solid का melting point और उसके liquid का boiling point काफी close रहता है, तब हमें ऐसा दिखता है कि वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट नहीं है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर? किसी गैस का या किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है? सपोज आपके पास में वाटर है, प्योर वाटर, वाटर वेपोराइज होता है। वाटर वेपोराइज होता है तो वाटर से, लिक्विड वाटर से गैस बनती है, गैसियस वाटर बनता है बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। लेकिन ये कंडेंस भी होता है, तो कंडेंसेशन, when the rate of evaporation becomes equals to the rate of condensation, rate of evaporation rate of condensation के जब इक्वल हो जाता है, तब अगर ये क्लोज कंटेनर था तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ वाटर जितना रहेगा वो वाटर का वेपर प्रेशर कहलाएगा। In the graph of law of continuity of state, if we go on increasing pressure to a very high, then we can obtain solid state at one as the volume also very small. हाँ, हो सकता है कि solid मिल जाए आपको। फिर अगला किसी ने पूछा एनसीईआरटी में लास्ट में एक्स्ट्रा है, वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा। एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक दिए हैं वो कभी ना कभी मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक टॉपिक दिया है, वो गैसियस स्टेट चैप्टर में दिया है, बट आई विल टीच यू इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, क्योंकि पहले उसमें आपको मॉलिक्यूल को समझना पड़ता है, डाइपोल मोमेंट्स को समझना पड़ता है, तो बेहतर है कि हम उसको वहां देखेंगे। इन्वर्जन टेम्परेचर किसी ने पूछा है, इन्वर्जन टेम्परेचर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। राजकुमार। हेलो हाँ जी बोलो। सर, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट से अपन रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं, जैसे मतलब अपन लोग ने गैस टू लिक्विड करा था और तो लिक्विड टू गैस भी किया जा सकता है ना उसमें, मतलब हाँ, उसको गैस लिक्विड को। हाँ किया जा सकता है। ओके ओके, थैंक यू सर। Should we practice all the questions of subjective and objective for tomorrow's test? यार ये कोई पूछने की बात ही नहीं होती है कि हमें क्या करना चाहिए। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो जो कि एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम होती है। अब एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम में क्या होता है कि आपने थ्योरी पढ़ ली, अब उसका एप्लीकेशन के लिए कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कई लोग पूछ रहे हैं बैरोमीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आएगा क्या? जो पढ़ा दिया है वो आएगा, जरूरी नहीं कि आएगा, आ भी सकता है। आपको पता होना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग ऐसा टेस्ट को या एग्जाम को इतना उसमें क्यों लेते हो? आप उसको सीखने के पर्पज से लो ना। सारी चीज थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, अच्छी प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बना लेना। सोचना कि इनको कैसे बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपने हो सकता है पहले न देखे हो और आपको वहीं पर सोचना पड़े कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। यू हैव टू क्रिएट योर ओन मेथड टू सॉल्व दैट by the knowledge of that theory.
तो उस एटीट्यूड से पढ़ो। अगर मैंने बोल दिया कि नहीं बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नहीं आएगा, अपन उसको पढ़ के ही नहीं आएंगे, जबकि आपको उसको इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए था। किसी भी चीज को इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए। हालांकि बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अभी मैंने सिर्फ आपको इक्वेशन बताई है, उसको भी डिटेल में बाद में एडवांस के टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। और फिर अगला, an atom is spherical, then how can a molecule be spherical as a molecule is made up of different number of atoms? देखिए इसको लिटरली नहीं ले सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल इस टाइप का होता है, H2O, ये बॉन्डिंग है, HOH, ये V शेप का होता है। तो मॉलिक्यूल का शेप देखें तो वो V शेप का है, बट रफली अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को देखें तो रफली एक स्फीयर इसको माना जा सकता है व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर टेकन एज अ पॉइंट स्ट्रक्चर ओनली। जब गैसियस स्टेट को पढ़ते हैं हम एटम और मॉलिक्यूल को पॉइंट्स मानते हैं, मतलब इनका खुद का स्ट्रक्चर कोई मैटर नहीं करता, इंटरनल स्ट्रक्चर, इनको हम एक पॉइंट मानते हैं जो कि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप लगभग स्फेरिकल होता है। इसको लिटरली हम नहीं कंसीडर करते हैं कि ये किस शेप के हैं, सभी को स्फेरिकल मान लेते हैं। जैसे बी निकालने का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब एन नॉट, वैसे ए निकालने का फार्मूला होगा क्या? ए को इनडायरेक्टली निकाला जाएगा, वो डायरेक्टली इस तरह के फार्मूले से नहीं निकलता है। फिर किसी ने पूछा कि क्या आज हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे? जो डाउट क्लास रहती है उसमें कोशिश करिए कि थ्योरेटिकल डाउट्स पूछिए। जब आपके थ्योरेटिकल डाउट्स क्लियर होंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप खुद ही बना पाएंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल जितने आपको स्टडी पैकेज में मैंने दिए हैं उनका पूरा वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी डाला हुआ है, तो हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट करने के बजाय वहां उनको देख लेंगे तो बेहतर है। अक्षय, सर ये एट हाई प्रेशर में हमने P प्लस A बाय V स्क्वायर को P मान लिया, तो वॉल्यूम तो बहुत कम हो जाएगा, तो A वाली जो टर्म है वो इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। इतना फटाक से कंक्लूड कैसे कर लिया इन्फिनिटी टेंड कर जाएगा? ये डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना हाई है। हमें क्या पता प्रेशर कितना हाई है? मतलब हम एक कंडीशन मान लें, एक वो मोमेंट जब प्रेशर इतना हाई हो जाएगा कि ये टर्म बड़ी होने के बावजूद भी उसके रिस्पेक्ट में तो निग्लिजिबल ही रहेगी, उस कंडीशन पर Z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो वो तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग कंडीशन पे वैल्यू आएगी कि Z उनका कब 1 से बड़ा होता है। तो प्रेशर तो बड़ा होगा तो वॉल्यूम तो छोटा ही होगा, तो मगर A बहुत छोटा होता है ना गैस का, लगभग सारी गैसेस के लिए A वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, तो ये V अगर छोटा हो रहा है तो भी टर्म उतनी तेज नहीं बढ़ेगी जितना ये बड़ा है। सर वेपर प्रेशर को एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे? वेपर प्रेशर केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि एक लिक्विड अगर एक कंटेनर में है, क्लोज कंटेनर में, तो उस लिक्विड की वेपर का जो प्रेशर है वो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है। फिर इन रियल गैस इक्वेशन वैल्यू ऑफ PV and R are kept in which units? कॉमन सेंस की बात है, आपको जिस यूनिट में रखना हो उस यूनिट में रख लो। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए P प्लस A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू nRT। अब आप इस इक्वेशन में प्रेशर को, हाँ ये बात है लेकिन कि अगर आप इसमें प्रेशर को एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम को लीटर में रख थ्रू आउट सब जगह,
तो आर की 0.08214 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल वैल्यू यूज करना पड़ेगी। और ए और बी वान डेर वाल कांस्टेंट जो है, इनको भी आपको, जैसे प्रेशर को आपने एटमॉस्फेयर में रखा, वॉल्यूम को अगर आपने लीटर में रखा, तो आर को आप 0.08214 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल रखेंगे। तब आपको बी जो है वो मीटर क्यूब, वो लीटर पर मोल में रखना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन में वो मीटर क्यूब पर मोल में दिया हो। अच्छा, ए की जो यूनिट रहती है, पहले हम ए की यूनिट की बात कर लें। द टर्म ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, प्रेशर था पी डैश, मतलब पूरी टर्म ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर की यूनिट थी एटमॉस्फेयर। मतलब ए की यूनिट क्या होगी, एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम का स्क्वायर है तो लीटर स्क्वायर, मोल का स्क्वायर नीचे आएगा पर मोल स्क्वायर। तो ये ए आपको एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर में रखना होगा। अगर आपने वान डेर वाल इक्वेशन सॉल्व की है और प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को लीटर में पुट अप किया है, लेकिन अगर आपने प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखा, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रखा, तब आप आर की 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वैल्यू यूज करेंगे। मींस वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन एमकेएस सिस्टम। तब बी को आप मीटर क्यूब पर मोल में रखेंगे और ए को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर की पावर 6 पर मोल स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर की पावर 4 पर मोल में रखेंगे। मतलब जस्ट एटमॉस्फेयर को और लीटर को कन्वर्ट कर लो उनकी एमकेएस यूनिट्स में। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूनिट्स का ध्यान रखना होगा। फिर अगला किसी ने पूछा है, टू व्हाट एक्सटेंट अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड। अगर एक गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा पे है तो फिर उसको आप किसी भी एक्सटेंट तक कंप्रेस कर सकते हैं। इवन जिस वेसल में रखी है वो वेसल ही फूट सकता है, इतने एक्सटेंट तक आप उसको कंप्रेस कर दो। फिर किसी ने पूछा है, गैस लॉस दोनों रियल और आइडियल गैसेस पर एप्लीकेबल होते हैं क्या? गैस लॉस रियल गैस पे पूरी तरह एप्लीकेबल होते हैं, रियल गैस पर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर एप्लीकेबल होते हैं। फिर कैन यू एक्सप्लेन द बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगेन। अगर अर्थ की सरफेस पर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर P0 है और अर्थ से H हाइट ऊपर गए तो यहाँ पर अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम सरफेस पे फील करते हैं 1 atm। आप किसी माउंटेन पे चले जाओ अर्थ की सरफेस से H हाइट ऊपर, तो वहां प्रेशर कम हो जाता है। तो वहां कितना प्रेशर होगा, वो होता है सरफेस पे जो प्रेशर था इंटू e⁻⁻ mgh अपॉन RT। ये बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की इक्वेशन है। इसको बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे, एडवांस के टॉपिक जब पढ़ाऊंगा। अभी इसके बारे में इससे ज्यादा मत सोचिए, ये एक इक्वेशन है, दैट्स इट। फिर अगला, द ग्राफ विच वी मेड वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के आइसोथर्म थे तो वो ग्राफ तो कार्बन डाइऑक्साइड पे ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन सारी गैसेस के आइसोथर्म इसी टाइप के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज जस्ट एन एग्जांपल। फिर एक क्वेश्चन मैंने दिया था, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब फ्रॉम एंड ए HCl और एंड बी से NH3 फ्लो किया था, उसमें उसको एक बार और फिर समझा दीजिए। एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब थी, उसमें एंड ए से HCl गैस और एंड बी से अमोनिया गैस फ्लो की गई थी। इसका मॉलिक्यूलर मास होता 17, इसका मॉलिक्यूलर मास होता 36.5। इस ट्यूब का एंड पॉइंट सी था, बीच का मिड पॉइंट सी था। तो
NH4Cl का व्हाइट प्रेसिपिटेट कहाँ मिलेगा? जाहिर है अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कम है, ये ज्यादा तेज डिफ्यूज होगी। HCl का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, वो धीरे डिफ्यूज होगी। तो HCl जब इतना चलेगी, अमोनिया इतना चल लेगी, फिर HCl थोड़ा और आगे बढ़ेगी, ये और ज्यादा तेजी से आगे चलेगी। तो मिड पॉइंट को ये पहले क्रॉस करेगी और फिर ये जब मीट करेंगी तो आपको NH4Cl का व्हाइट प्रेसिपिटेट A और C के बीच में कहीं मिलेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो कम मॉलिक्यूलर मास वाली गैस ज्यादा तेज डिफ्यूज होती है, ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है। अब फिर बाद में मैंने इस क्वेश्चन को बदल दिया था मतलब एक्सटेंड कर दिया था कि ए एंड से कितनी दूरी पर हमें NH4Cl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, तब जबकि ये टोटल डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर थी। तो लेट इन टी टाइम HCl इज ट्रेवल्ड x सेंटीमीटर, तो उससे मीट करने के लिए इन द सेम टाइम NH4Cl को ट्रेवल कर लेना होगा -x सेंटीमीटर, ताकि वो मीट करे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया अपॉन टाइम अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl अपॉन टाइम इक्वल टू 36.5 अपॉन 17। टी कैंसल हो गए, इसको सॉल्व करके x निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन था वो। कैन यू एक्सप्लेन द नंबर डेंसिटी अगेन? एक वॉल्यूम में कुछ मॉलिक्यूल है, हम इस सिस्टम की डेंसिटी बताना चाहते हैं। तो एक तो हम क्या कहते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास डेंसिटी जो बताती है कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन एक कंटेनर में V वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है और हम बताते हैं n अपॉन V। तो ये टर्म क्या है? ये भी तो एक डेंसिटी है, मगर बताती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये मोल्स पर मीटर क्यूब बताती है या पर सेंटीमीटर क्यूब बताती है। तो अगर आपने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोला तो वो डेंसिटी है, मोल पर मीटर क्यूब बोला तो आपने मोल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताए पर वॉल्यूम, ये भी डेंसिटी है, मगर ये नंबर वाइज है, ये मास वाइज थी। प्लीज एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन वंस अगेन। उसके लिए तो लेक्चर रिपीट कर देख लो ना वापस, आपके पास लेक्चर लिंक है तो। लंबा डेरिवेशन है, टाइम लग जाएगा। लेक्चर रिपीट देख लो आप, क्योंकि उसमें जो बताया था वही अभी भी बताऊंगा। जी सर कुछ गैसेस में ओडर होता है, जैसे कि H2S में रॉटन एग की स्मेल आती है, और कुछ में ओडर नहीं होता है, ऐसा क्यों? तुम्हारे टंग पे जो टेस्ट बर्ड्स हैं, उन टेस्ट बर्ड से केमिकल रिएक्शन कुछ गैस करती हैं, कुछ अलग कुछ नहीं करती हैं। जो करती हैं वो ऑर्डर दे देती हैं। तो वो आपकी बायोकेमिस्ट्री है, उसमें केमिस्ट्री से ज्यादा इन्वॉल्व है बायोकेमिस्ट्री। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैसियस स्टेट के क्वेश्चंस देखेंगे। आपको गैसियस स्टेट का एक्सरसाइज, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स सब सॉल्व करना है स्टडी पैकेज। और YouTube पे ऑलरेडी उनके सॉल्यूशंस डले हुए हैं, तो वहां से आप लोग उनको देख लीजिए, ताकि हम लोगों का टाइम कम लगे। उसके बावजूद भी यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो अगली क्लास में हम लोग गैसियस स्टेट का पैकेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद अगले चैप्टर पे जाएंगे।